हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी जी। इस वीडियो के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारे पास में एक टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम लेते हैं प्लान्ड डिमांड को, मतलब पूरे साल के अंदर हम कितने गुड्स एंड सर्विसेज कितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, उस पर कितना खर्चा करेंगे, वो हम जो प्लान करते हैं वो हम यहाँ पे लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द अकाउंटिंग ईयर। अब हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो देखो, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में हमारे पास में दो है, एक हमारे पास में क्लोज्ड इकोनॉमी है और एक है हमारे पास में ओपन। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर भी हमारे पास में 2 सेक्टर इकोनॉमी है और 3 सेक्टर इकोनॉमी है। जब हम 2 सेक्टर्स की बात करते हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर सेक्टर की बात करते हैं, और जब हम 3 सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक गवर्नमेंट को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है। एंड ओपन इकोनॉमी के अंदर हमारे पास में चारों सेक्टर्स आ जाते हैं, हाउस होल्ड्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब जो हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। जो प्रोड्यूसर्स जो खर्चा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसलिए 2 सेक्टर के अंदर हमारे पास में बचता है C प्लस I। यहाँ पे 3 सेक्टर रहेगा तो ये C प्लस I प्लस G, जो गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी उसको हम क्या बोल देते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या बन जाता है, ओपन इकोनॉमी के अंदर C प्लस I प्लस G प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर हमारे पास में एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स हम लेते हैं यहाँ पे। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारे पास में हो गया कंपोनेंट्स ऑफ एडी, जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के अंदर। इसके बाद में हमें बनाना है एडी कर्व। तो देखो, एग्रीगेट डिमांड हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्टर्स का लेके चलते हैं, तो हमारे पास में सिर्फ हाउस होल्ड्स और इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर सेक्टर के पास में क्या आता है, C प्लस I। ये भी हमने देखा। अब इसके अंदर हमें पहले C कर्व और I कर्व, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कर्व देखना होगा। देखो, जब हमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कर्व बनाना है, हम यहाँ पे तो लेते हैं इनकम, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ C एंड I। अब जो कंजम्पशन है ना, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब अगर आप जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो भी कंजम्पशन जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ कंजम्पशन डेफिनेटली होगा। उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको हम C बाहर से लिखते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, मतलब अगर आप सर्वाइवल करना चाहते हो, मतलब अगर आप सर्वाइवल के लिए हमें कुछ ना कुछ खर्चा डेफिनेटली करना ही पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है। ये जो खर्चा होता है ना, हो सकता है हमारी इनकम जीरो हो सकता है हम हमारी पुरानी सेविंग से कर रहे हो या फिर हमने उधार लेके बोरो लेके किया हो, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंजम्पशन हम जरूर करेंगे। हमारा जो कंजम्पशन है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है। इसलिए अभी देखो, मैं एडी शेड्यूल बनाती हूँ यहाँ पे। अगर हम एडी शेड्यूल बनाते हैं, इसके अंदर मैं लेती हूँ इनकम और अपना कंजम्पशन। इनकम जीरो है, 100, 200, 300, 400 एंड 500। यहाँ पे जो ये इनकम है, ये मैंने अज्यूम किया है कि हर बार सेम लेवल से इंक्रीज हो रही है। अभी जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन डेफिनेटली रहा होगा, मान लेते हैं 40 है। अब हर बार जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, और मैं एक फिक्स प्रोपोर्शन से इस कंजम्पशन को उड़ा रही हूँ 80 से। ठीक है। 120 प्लस 80, 200, फिर उसके बाद में हमारे पास में आ गया 280, 360 एंड 440। ये हमारे पास में आ गया कंजम्पशन। ठीक है। अभी देखो, कंजम्पशन जब जीरो लेवल ऑफ इनकम था तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन डेफिनेटली था हमारे पास में। 40 कंजम्पशन है, तो हम यहाँ पे कुछ ऊपर से ही डेफिनेटली शुरू करेंगे। यहाँ पे जब हम इनकम लेंगे, यहाँ पे हमारे पास में 100, 200, 300, 400 एंड 500 हम जब लेंगे, इस केस के अंदर हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो जीरो से शुरू नहीं होगा। ठीक है। वो कहाँ से शुरू होगा, हमारे पास में कुछ ऊपर से 40 से शुरू होने वाला है। ठीक है। तो ये हमारा जो कंजम्पशन कर्व बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स जो होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये अज्यूम किया जाता है कि हर लेवल ऑफ इनकम पे वो सेम ही रहने वाला है, ऑटोनोमस ही रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। इसलिए हम ले लेते हैं, चलो इसको 20। तो मैंने जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी इन्वेस्टमेंट्स को लिया है। ये हमारे पास में कितना हो गया, 20। अब क्योंकि ये सेम है तो इसका कर्व कैसा बनेगा, अगर ये यहाँ पे हमारे पास में 20 है तो इसका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में इन्वेस्टमेंट कर्व बन गया। ठीक है। अब एडी क्या होता है, C प्लस I। तो C प्लस I करने के हम क्या करेंगे, C और I इसको ऐड कर देते हैं। 60, 140, 220, 300, 380 एंड 460। ये हमारे पास में AD आ गया। ठीक है। इस AD को हम यहाँ पे जो प्लॉट करते हैं, देखो यहाँ से हमारा कंजम्पशन शुरू हुआ था और ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो इस इन्वेस्टमेंट कर्व को हम जस्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे। तो हमारा जो AD कर्व होगा वो यहाँ 60 से शुरू होगा और ये बिल्कुल पैरेलल बनेगा C के। ये हमारा क्या हो गया, AD कर्व। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही हमारे पास में क्या है, इन्वेस्टमेंट वाला। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये यहाँ वाला वही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है। ये हमारे पास में बन गया एडी कर्व। इसके बाद में हम देखते हैं
एएस एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, वही सेम चीज यहाँ पे हम लेंगे प्लान सप्लाई को, ठीक है। जो भी हमने प्लान किया है पूरे साल के अंदर कि हम कितना गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर देंगे, वो हम यहाँ पे लेते हैं। एएस जो होता है ना, वो हमारे इनकम के बराबर होता है। वो कैसे, देखो एग्रीगेट सप्लाई के अंदर हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, और सप्लाई करने के लिए हमने प्रोडक्शन किया होगा। अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली इनकम जनरेशन हुई होगी, ठीक है। इनकम जनरेशन मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, और वैल्यू एडिशन हमारे पास नेशनल इनकम का फर्स्ट जो मेथड था, वैल्यू एडिड मेथड, उससे हम क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है। तो जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो हमारे आइडेंटिकल होता है इनकम के, ठीक है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो नेशनल इनकम के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम एएस कर्व बनाते हैं, जैसे हम जो हमारे पास में इनकम है सेम, मैंने 0, 100, 200, 300, 400, 500 ही मैंने इनकम ली है। अब मुझे अगर एएस यहाँ पे बनाना है, एएस सेम ही रहने वाला है क्योंकि ये दोनों तो सेम है, एएस इक्वल्स टू नेशनल इनकम, अभी भी हमने प्रूव किया है। तो इसका जो कर्व बनेगा वो कर्व कैसा होगा, यहाँ पे हमने लिया है इनकम, और यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ एएस 100, 200, 300, 400 एंड 500, 100, 200 ऐसे सो ऑन, ठीक है। ये सेम ही रहने वाला है क्योंकि दोनों तरफ ही सेम पॉइंट्स चल रहे हैं। तो इसका जो कर्व होता है वो 45 डिग्री पे बनता है। ये हमारा एएस कर्व है जो इनकम के बराबर है, ये 45 डिग्री पे बनता है। ये 45 डिग्री पे क्यों बनता है, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने दो चीजें लिखी, एक पे इनकम एक पे एएस। जब वो दोनों ही बराबर है, जब दोनों के ही पॉइंट्स बिल्कुल बराबर है, तो ये जब पूरा 90 डिग्री का होता है, ये बिल्कुल हाफ पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 45 डिग्री पे ये हमारा एएस कर्व बनता है, जिसको हम इनकम कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया एएस कर्व। ये पूछा जा सकता है कि एएस कर्व जो होता है वो 45 डिग्री पे क्यों होता है, तो इसके लिए हमें बस यही बताना होता है कि जो हमारा एएस है वो इनकम के बराबर होता है, ठीक है। अब हमारे पास में आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट देखो, अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं ना, तो वहां पे तो हम बोल देते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस अगर है तो हम वहां पे क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट पे है। इकोनॉमिक्स के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, जब हमने जितना कमाया, जो हमारी इनकम है, हम उसको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। हमारी जो इनकम है इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है हमारा, ठीक है। उसी को हम क्या बोल देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे हमारी जो सेविंग्स है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब हमने जितना कमाया हमने उतना का उतना पूरा क्या कर दिया है, कंज्यूम कर लिया, और हमारी सेविंग्स क्या हो गई है, जीरो हो गई है। उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास में कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या हो गया, ये बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं एंड इनकम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है एपीसी और एक आता है एमपीसी। एपीसी का मतलब क्या हो गया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या हो गया है कि हम इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनकम का कितना पोर्शन हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी अपॉन वाई, ठीक है। और एमपीसी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन इनकम से हम हमारे कंजम्पशन पे कितना चेंज आ रहा है। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चेंज इन इनकम, चेंज का साइन हम इस तरह से लिखते हैं, तो चेंज इन इनकम में से हम हमारे जो कंजम्पशन है उस पर कितना चेंज आए, ये हमारे पास में क्या बन गया, एमपीसी का फॉर्मूला बन गया। अब देखो एपीसी क्या जीरो हो सकता है क्या, नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि हमारा कंजम्पशन ही जीरो नहीं हो सकता है, तो एपीसी भी जीरो नहीं हो सकता है। एपीसी इक्वल्स टू 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है, हमने जितना कमाया उतना का उतना हमने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। एपीसी मोर देन 1 हो सकता है, हाँ इनकम से ज्यादा भी हो सकता है, जब हमारे पास में जीरो लेवल ऑफ इनकम थी तभी तो हमने कुछ ना कुछ कंज्यूम किया था। और एपीसी लेस देन 1 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है हमने जितना कमाया है उसमें से हमने कुछ कंज्यूम किया और कुछ सेव कर लिए। तो एपीसी के ये सारे फैक्टर्स है हमारे पास में, और एपीसी नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, जब वो जीरो ही नहीं हो सकता है तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। एमपीसी जो होता है वो हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, लाई बिटवीन 0 to 1। ये बिल्कुल 1 नहीं हो सकता है, सॉरी ये 1 हो सकता है, एमपीसी जो है हमारा हो सकता है 1 भी हो जाए, क्योंकि हमने जितना कमाया उतना ही हम क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। तो एमपीसी जो है वो हमारा 1 भी हो सकता है, एमपीसी जो है हमारा 0 भी हो सकता है हमने जितना कमाया हमने पूरा का पूरा सेव कर लिया, इसलिए जो हमारा एमपीसी है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है।
इसके बाद में हमारे पास में आता है स्लोप। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, हमारा कंजम्पशन कर्व ये था, यहाँ पे इनकम है हमारे पास में, ठीक है। अगर हमें कभी भी किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा वाई एक्सिस पे कुछ लॉस हुआ है और जो हमारा गेन हुआ है एक्स एक्सिस पे, हम उससे निकालते हैं। मतलब हमारे पास में स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, लॉस इन वाई अपॉन गेन इन एक्स। जो भी हमारे पास में वाई एक्सिस के अंदर जो लॉस हो रहा है और जो गेन हो रहा है, मतलब अगर मान लो हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का स्लोप अगर हम देखना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे यहां से यहां आने में ये हमारे पास में लॉस हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास में गेन हो गया, ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास में जो भी चेंज आ रहा है, यहाँ पे जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन कंजम्पशन, और यहाँ पे जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, चेंज इन इनकम। इसीलिए जो स्लोप है, देखो अब ये फॉर्मूला किसके बराबर है हमारे पास में, एमपीसी के बराबर, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, जो हमारा स्लोप है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन, वो हमारी किसके बराबर होता है, एमपीसी के बराबर होता है, ठीक है। वैसे ही स्लोप ऑफ हम जब सेविंग फंक्शन देखेंगे तो वो हमारे एमपीएस के बराबर हो जाएगा। स्लोप ऑफ जो सेविंग फंक्शन होगा वो हमारे एमपीएस के बराबर हो जाएगा। अब इसका एक अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन है, हम कंजम्पशन को कैसे लिखते हैं, सी बार प्लस बी ऑफ वाई। ये जो सी बार है ये हमारे पास में क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, वाई हमारे पास में क्या है, इनकम, एंड बी का मतलब हो गया हमारे पास में एमपीसी, ठीक है। मतलब कि हम कितना, जो भी हमारी इनकम है उसका हम कितना पोर्शन क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन। इसके बाद में हमारे पास में आता है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन के अंदर सेम हमारे पास में वैसे ही दो चीजें हैं, एपीएस और एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इनकम का कितना पोर्शन सेव किया वो हमारे पास में एपीएस हो गया, एंड चेंज इन इनकम में से कितना हमने सेव किया ये हमारे पास में एमपीएस हो गया। एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या जीरो हो सकती है क्या, सेविंग्स डेफिनेटली जीरो हो सकती है, क्योंकि जब हमारे पास में इनकम थी नहीं और हम कंजम्पशन कर रहे थे और बीईपी पे भी, तब भी हमारे पास में सेविंग जीरो ही थी, ठीक है। तो एपीएस भी डेफिनेटली जीरो हो सकता है। क्या एपीएस पूरा का पूरा 1 हो सकता है क्या, मतलब हमने जितना कमाया उतना पूरा सेव कर लिया, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारी जो इनकम है वही हमारी सेविंग्स बन जाएगी, पॉसिबल नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन हम डेफिनेटली करते हैं, इसलिए एपीएस जो है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता है। एमपीएस सेम यहाँ पे 0 से 1 के बीच में लाई करता है, मतलब एमपीएस 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। हो सकता है जितना जो चेंज आए वो हमने पूरा का पूरा सेव कर लिया हो, तो एमपीएस हमारे पास में 0 से 1 के बीच में लाई करता है। एपीएस 0 भी हो सकता है, एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है, एपीएस लेस देन 1 भी हो सकता है, एपीएस मोर देन 1 नहीं हो सकता है, जब इक्वल टू 1 नहीं हो सकता तो मोर देन 1 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में कंजम्पशन फंक्शन का जो था एक हमारे पास में सी बार प्लस बी ऑफ वाई, वैसे अगर अपन सेविंग फंक्शन का निकाले तो सेविंग फंक्शन का क्या बन जाएगा, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी ऑफ वाई, ठीक है। ये हमारे पास में जो हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन किया था वो हमने हमारे पुरानी सेविंग्स में से किया था, इसलिए हमारे पास में ये इस तरीके से आ गया, और जो हमने जितना कमाया उसमें से जितना कंज्यूम कर लिया ये हमारे पास में एमपीसी था, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, एमपीएस, ठीक है। इसीलिए हमारे पास में ये दो इक्वेशन इस तरीके से आ गई है। इसके बाद में हमारे पास में बचता है डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। मतलब अगर हम कंजम्पशन फंक्शन बनाते हैं, ये पहले मैंने इन्वेस्टमेंट बना दिया है, ये हमारा सी है, ये जस्ट पैरेलल हमारे पास में एडी है, ठीक है, और 45 डिग्री पे ये एएस है, एएस हमारे इनकम के बराबर है, तो जहां पे हमारा इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होता है इस पॉइंट पे हमारे पास में क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। जहां पे हमारी जो इनकम थी वो हमारे कंजम्पशन के बराबर हो, हमारे पास में क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। और जब हम ब्रेक इवन पॉइंट पे थे उस वक्त हमारे पास में जो सेविंग्स थी वो क्या थी, 0। मतलब कि इस पॉइंट पे हमारे पास में जो सेविंग्स है वो कैसे 0, और सेविंग्स नेगेटिव से शुरू होगी, तो ये हमारे पास में हो गया सेविंग का, ये हो गया हमारे पास में डेरिवेशन। जहां पे हमारे पास में कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम था
उस पॉइंट पे हमारे पास में सेविंग्स इक्वल्स टू 0 थी और इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में लास्ट हमारे पास में बचता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो जितना भी जो हमने कमाया है उसको या तो हम खर्च कर देंगे या फिर हम सेव कर देंगे, ये होगा, ठीक है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को इनकम से ही डिवाइड कर देती हूँ तो यहाँ पे 1 बच गया। ये किसका फॉर्मूला था, जो हमने जितना हम कमा रहे हैं उसमें से हमने कितना कंज्यूम किया, ये एपीसी है और ये हमारे पास में क्या है एपीएस, तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये बन गई, ठीक है। एंड सेकेंडली जो हमारे पास में चेंज इन इनकम हुआ है उसको या तो हम चेंज इन कंजम्पशन में काम में लेंगे या फिर हम चेंज इन सेविंग्स में काम में लेंगे। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं चेंज इन वाई से डिवाइड करती हूँ तो ये हमारे पास में 1 आ गया। ये किसका फॉर्मूला है, एमपीसी का, और ये किसका फॉर्मूला है, एमपीएस का। तो ये हमारे पास में 2 इक्वेशन आ गई। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स है एग्रीगेट डिमांड सप्लाई के वो हम देखेंगे एंड एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर तीनों चैप्टर्स को एक साथ में बहुत शॉर्ट के अंदर उसको रिवाइज करवाऊंगी। दैट्स इट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।